अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। नाजरीन, अगर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करें तो आज बड़ा मिला जुला रुझान रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो आईटी इंडस्ट्री जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान सबसे पीछे जो है वो जा चुका है। इसके अलावा आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई इक़दामात ख़ास नहीं किए जा रहे, जबकि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से ये अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जाता है कि जी आईटी इंडस्ट्री को जो है उसके फ़रोग़ के लिए बहुत इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। इसके अलावा अगर बात करें तो आईटी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए भी कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए जा रहे। आईटी एक ऐसा शोबा है जिसके ज़रिए हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आईटी के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पीछे है और आईटी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब खान, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है। इसके अलावा हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है मोहम्मद आज़म मुग़ल ने, आईटी एक्सपर्ट हैं, और नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले हमज़ा आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो आज बड़ा मिला जुला रुझान देखा गया, और फॉरेक्स मार्केट के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ तो ग्रीन जोन से हुआ था जी। और KSE 100 इंडेक्स 40,600 पॉइंट्स के नवसातियत पे ट्रेड हुआ। ग्रीन जोन के साथ तो आगाज़ होता है ट्रेडिंग का, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे गुज़िश्ता दिनों में हम देखते हैं कि सेकंड सेशन में स्टॉक मार्केट रेड जोन में दाखिल हो जाती है, क्योंकि जी। अनसर्टेनिटी बहुत है। और जाहिर सी बात है, आज एक और न्यूज़ आई कि IMF के जो मुज़ाकरात है पाकिस्तान से, वो बिलाखिर नहीं हो रहे, तो जी। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया, जिसकी वजह से सरमायाकार काफ़ी मोहतात हो गए, और इसी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स रेड जोन में चला गया जी। और 40,600 पॉइंट्स की नफसाती हद पे KSE 100 इंडेक्स बंद हुआ। 31 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया, लेकिन हमने देखा कि दौरान ट्रेडिंग 115 पॉइंट्स माइनस भी गई थी मार्केट। तो ठीक। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव देखा गया। अगर मैं ब्लू चिप सेक्टर की बात करूं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया, सही। सिविल सेक्टर में देखा गया, पावर सेक्टर में देखा गया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी तो है नहीं, जी। क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि रुपए की कदर पे गिरावट है, हमारे ऊपर इम्पोर्ट बिल की अदायगियों का बोझ है, इसके अलावा IMF का मुआहदा नहीं हो रहा, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आया, और इसी की वजह से आज भी स्टॉक मार्केट में खातिर ख्वाह तेज़ी नहीं देखी गई। अब बात करूँगा अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की, जी। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंटरबैंक के अंदर डॉलर की कदर में 6 पैसे की कमी हुई है, सही। यानी 287 रुपये 26 पैसे से कम होगा, 287 रुपये 20 पैसे का इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड हुआ। ओपन ठीक। मार्केट के अंदर डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ। तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर आज भी अवेलेबल नहीं है। इंटरबैंक मार्केट में अगर डॉलर 287 रुपये 20 पैसे का हुआ है, जी। तो वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टर जब अपने कंसाइनमेंट्स लेकर जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, तो कमर्शियल बैंक्स उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर ठीक। का ज़ख़ीरा आपके मुल्क में नहीं है, जिसकी वजह से LCs के मसाइल जू के तू हैं। तो ओवरऑल इस वक्त अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी की, तो डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल रेट आप कह सकते हैं। जी। गैप अभी भी है इंटरबैंक और ओपन मार्केट का, ब्लैक मार्केट का अलग रेट है, जिसकी वजह से रुपए पर मुस्तकिल दबाव है, और इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पे खड़ी हैं, और 365 डेज़ की जो पेमेंट थी क्रेडिट की, वो पूरी होने के करीब है। इम्पोर्टर्स ने माल मंगाया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन की इम्पोर्ट होंगी, ये कहा जा रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है रुपए की कदर पे। तो ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि करेंसी मार्केट में डॉलर फिर से तनावर हो जाए। ठीक है, आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। ज़ुहैब साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आईटी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि आईटी में अगर हम लोग जो है तवज्जो दें तो बहुत आगे पाकिस्तान जा सकता है। पाकिस्तान की मईशत को भी आईटी इंडस्ट्री से बहुत फ़ायदा हो सकता है। बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि आईटी इंडस्ट्री इतनी सिसक के क्यों चल रही है? देखें, आपने बखूबी कहा कि आईटी वो वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल मसाइल से बचा सकता है। जी। अगर आप 3 से 4 साल की कारकर्दगी देखें तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट ईयरली बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही थी। अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमारी जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो नहीं रहती, जी। उनकी वजह से एक इम्पैक्ट आता है।
तो फॉर एग्जांपल 2017-18 में आईटी की एक्सपोर्ट पे टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था और वो 2025 तक था। सही। पिछली गवर्नमेंट ने आके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और जाहिर है अब उसके बाद जो हमारी ग्रोथ चल रही थी, फिर 1% टैक्स लगा, फिर 0.25% टैक्स लगा। इस बजट में जो टैक्स के हवाले से 0.25% को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। जी। तो हमने ये तजवीज़ दी थी कि आईटी की एक्सपोर्ट पे वापस से एग्जेम्प्ट दिया जाए और एटलीस्ट 10 से 15 साल की स्ट्रिक्ट पॉलिसी अनाउंस की जाए ताकि ठीक। कंटिन्यूटी हो। सवाल ये है कि अगर 0.25% टैक्स से एक्सपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आता तो इस साल जो पहला साल है जो एक्सपोर्ट गिरी हैं जी। वो फिर नहीं गिरती, वो बढ़ रही होती, तो उसकी कंटिन्यूटी का फिर फ़ायदा होता। मगर जोहेब साहब, मुझे यहाँ एक बात बताएं कि आईटी एक्सपोर्ट तो सेकंड स्टेप है, पहले तो आता है आईटी सेक्टर कि हमारे मुल्क का आईटी सेक्टर तो मजबूत हो, तनावर हो, बेहतर हो। उसकी बेहतरी के लिए हुकूमत ने तो कोई इकदाम खातिर ख्वाह नहीं उठाए। हम अगर आईटी सेक्टर को बेहतर नहीं करेंगे तो हम सेकंड स्टेप तक कैसे जाएंगे? देखें, आईटी की सेक्टर की 3 पिलर्स हैं। एक है पॉलिसी, एक है स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और तीसरी है ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऑफ आईटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। स्किल्स में मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर पाशा ने पीएसईबी के साथ मिलकर बूट कैंप स्टार्ट किए। ठीक। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो एजुकेशन, जो इंजीनियर 25,000 से 30,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनका एम्प्लॉयबल रेट 10% भी नहीं होता। बिल्कुल। उसके लिए बूट कैंप्स का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है कि जो हमने 4,000 लोग पीएसईबी फंडेड है, जिसमें पाशा का एक स्ट्रेटेजिक किरदार है, पार्टनर, उसमें तकरीबन मोर देन 60-70% लोगों की माशाल्लाह नौकरियां लग गई हैं। ठीक। इस वक्त पाकिस्तान देखें, मोर देन 60% हमारा यूथ पॉपुलेशन है, जी बिल्कुल। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर हमने इन 3 से 4 साल के अंदर इन लोगों को आईटी स्किल्स नहीं दिया तो फिर जाहिर है, ये देखें, ये वाइड सेक्टर है, जैसे आपने भी बखूबी कहा कि सेक्टर के लिए क्या ज़रूरी है। ये वाइड सेक्टर है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ना अदर इंडस्ट्रीज़ की तरह कि हमें कोई बड़ी प्लानिंग करनी है बिल्कुल। या हमें कोई ज़मीन लेके उसको जो है वो फैक्ट्रियाँ लगानी है। एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और टैलेंट चाहिए। मगर जोहेब साहब, ये वाहिद सेक्टर है जिसमें एजुकेशन मस्ट चाहिए। मस्ट चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम लोग अगर आईटी का डिप्लोमा करा रहे हैं और इंडिया आईटी का एक सॉफ्टवेयर पैदा कर रहा है, तो ये डिप्लोमा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दरमियान जो गैप है ये हम कैसे फुलफिल करेंगे? हमारे पास तो वैसे एजुकेशन का बहुत फुकदान है मुल्क में। असल में देखें, सूरत हाल जो इस वक्त है कि जो इंडस्ट्री चाहती है ना, वो ये चाहती है कि डिमांड ड्रिवन चीज़ें पढ़ाई जाएं, वो पढ़ाया जाए जो इस वक्त आज और अगले 4 साल में ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन हो गया, फिनटेक का एरिया हो गया। इसमें हम अगर फोकस रह के, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग यूके से वापस आए। जी। सेल्स फोर्स एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जिस पे बड़ी मशहूर दुनिया की मेजर स्टेक होल्डिंग प्रोडक्ट है। उस पे हमारी उनसे बात हुई है, हम अगले 2-3 महीने में उस पर इंशाल्लाह स्किल्स पे काम करने शुरू जा रहे हैं। वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर या बाकी डेवलपर्स के मुकाबले में एक अच्छा फंडामेंटल किरदार अदा कर सकता है। ठीक। अच्छा, उस पर मैं वापस आता हूँ। जो इम्पैक्ट है ना हमारी आईटी एक्सपोर्ट में, वो है रेलेवेंट इशू से रिलेटेड। इशू क्या है कि हमारे सेक्टर या फ्रीलांसर जो हैं वो चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। बिल्कुल। ये कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है कि अगर आप इनको ये फैसिलिटी नहीं देंगे तो उनको दुनिया भर में चीज़ें नहीं मिलेंगी। दुनिया भर में डिजिटल बैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंपनी खोलना, बैंक अकाउंट खोलना 24 से 48 घंटे की इस वक्त सूरत हाल होती है। सही। हमने जो इस वक्त 1 जनवरी स्टेट बैंक का जो सर्कुलर आया, उसमें जो हमने डिमांड की थी कि अगर ये 2-3 चीज़ें कर लें, जिसमें कॉर्पोरेट डेबिट अकाउंट यूएस डॉलर का, फॉरेन करेंसी का, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आउटपुट रेमिटेंस हो, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जनवरी से लेके अब तक नहीं हो पाई। सही। अगर वो टाइमली हो जाती, स्टेट बैंक उसको बैंक से इन्फोर्स कराता, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आता। एक ठीक। चीज़ की हम बहुत ज़रूरत से डिमांड कर रहे हैं कि 100% डॉलर फॉरेक्स अकाउंट के ज़रिए स्पेशलाइज हमें लोगों को रखने दें। ठीक जब है। वो रखने देंगे तो जो फ्रीलांसर्स हैं या बाकी कंपनीज हैं, वो अपने डॉलर बाहर क्यों रखेंगे? तो वो क्यों नहीं बिल्कुल। रखने दे रहे? वजह क्या है? अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? वो 35% उन्होंने अलाउ किया हुआ है। 35% देखें, बड़ी कंपनीज के लिए तो कोई मसला नहीं होता, 35% पे रख लेते हैं। जी। बट जो स्मॉल मीडियम साइज कंपनी है, जो कि जिन्होंने ग्रो करना है, जी। अब उन्होंने डिजिटल बैंकिंग यूएस में या किसी और अकाउंट में रखे हुए हैं, वो चूंकि तो रखने नहीं देते 100%,
और बाहर आसानी से ले जाने नहीं देते। ठीक है। इसकी एग्जांपल दूं कि हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, उसकी फीस पेमेंट करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, लोग हायर करने होते हैं सेल्स को, उनको पाकिस्तान यहाँ से बैठ के इतनी आसानी से कैसे पेमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं हो सकती। मोहम्मद आज़म खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर बताइएगा, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आईटी के शोबे में सबसे पीछे, दुनिया में सबसे पीछे है? इसकी क्या वजूहात हैं? इसके क्या ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ सके? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी जी। ऑनलाइन। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये थोड़ी सी ज्यादती होगी अगर आप ये कहेंगे कि हम लोग सबसे पीछे हैं। ऐसा नहीं है। सही। वी हैव वेरी गुड क्वालिटी रिसोर्सेज विच वी हैव सप्लाइंग फॉर द लोकल मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। जी। तो हमारे यहाँ जो है वो, जैसे सुहेब साहब ने जो है वो अभी बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल। कि हमारे पास कुछ पिलर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, जिसमें उन्होंने पॉलिसी का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने स्किल सेट्स का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ब्रांड पाकिस्तान का जिक्र किया है। तो ये पिलर्स जो हैं ये आपको स्ट्रेंथन करते हैं आपकी लोकल इंडस्ट्री को। ठीक। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री स्ट्रेंथन होती है तो फिर जब आपकी गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज होती हैं वो जो हैं वो इस स्ट्रेंथन सेक्टर को जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन करती हैं बाय प्रोवाइडिंग और फैसिलिटेशन। जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू जो है वो फिर हम क्या करते हैं कि अपने सेक्टर के थ्रू फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू क्रिएट करते हैं या ठीक। डॉलर्स जो है वो लेके आते हैं। तो हम हमारे कहने का मकसद ये है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी इंडस्ट्री बहुत कमजोर है। हम ये कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बेसिकली प्ले करने के लिए जो है वो लेवल ग्राउंड नहीं मिल रहा, जो एक्चुअली इस वक्त नीड ऑफ टाइम है। और वो लेवल ग्राउंड जो है वो इन्हीं चीज़ों से हासिल होगा जो अभी चेयरमैन पाशाह जिन्होंने बहुत आला तरीके से जो है बहुत बेहतर तरीके से अभी एलैबोरेट किया है कि बिल्कुल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। उसके अलावा जब आप पाकिस्तान में इस सेक्टर की जो है वो ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान कोई इतना अमीर मुल्क तो है नहीं कि सारा का सारा पैसा जो है वो खुद ही लगा ले। तो हमें जो है वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, इस सेक्टर के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जी। तो जब इससे कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो है वो राइट होता है कि वो वापस लेके जाए बाहर। तो स्टेट बैंक की और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसमें जो है ये पैसा भी जो है वो पिछले कोई 1.5-2 साल से 3 साल से जो है उसको पाकिस्तान से बाहर ले जाना जो है इन्वेस्टर के लिए ऑलमोस्ट बड़ा मुश्किल हुआ है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो पाकिस्तान में आना रुक गई तो हैं। आजम तो साहब, ये चंद फैक्टर्स इसी हैं वजह से तो हम लोग सबसे पीछे हैं कि इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा हमें हर्डल्स हैं, इसीलिए तो हम सबसे ज़्यादा पीछे हैं आईटी के शोबे में। सर वो मतलब जो हर्डल्स आप मैं बता रहे हैं। जी। जी मैं समझ सकता हूँ कि हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो इस वक्त काफी हाई है, बट स्टिल वी आर वेरी होपफुल। और हम अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, हम सबसे पीछे नहीं है। हाँ, हम काफी सारे लोगों से पीछे जरूर हैं, हाँ बिल्कुल। बट हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम काफी सारे लोगों से आगे निकल सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड के हम एक बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करें और गवर्नमेंट हमारे साथ एक पेज पे हो, ताकि हम जो है वो इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो है कोई पॉजिटिव चीजें लेके आए और हम इसको आगे लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे जो है मसाइल दरपेश हैं, बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं आईटी सेक्टर को, लेकिन अगर गवर्नमेंट की मुआवनत हो तो आईटी सेक्टर भी तरक्की कर सकता है और बहुत सारे ममालिक से आगे निकल सकता है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आईटी सेक्टर के हवाले से बात हो रही थी कि आईटी सेक्टर को किन मुश्किलात का सामना है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे निपटा जाए तो आईटी सेक्टर तरक्की कर सकता है और पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस से पाकिस्तान को आईटी सेक्टर बचा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बड़ा ही एक अहम शोबा है। अभी बजट में भी आईटी सेक्टर के लिए अच्छा खासा एक बजट निकाला गया था, लेकिन कौन से ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं, मैं जानना चाहूँगी ज़ुहैब साहब आपसे। आप बताइएगा, आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में किन मसाइल का सामना है? एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होगा। देखें, इस बजट के हवाले से स्किल पे तो इन्होंने चीज़ें दी हैं, और जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मेन फोकस है। ठीक।
कॉन्टीन्यूटी और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की एग्जाम्पल है कि इस दफ़ा जो ऐलानात हुए हैं, इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि अब जो कोई गवर्नमेंट आती है या इंटरम गवर्नमेंट आती है वॉट एवर, वो जी कंटिन्यू रह चुकी है। हिस्टोरिकल तो आईटी की पॉलिसीज जैसे 2025 तक हमारी टैक्स की हॉलीडे की एग्जाम्पल है, मैंने दी। ठीक मैं आपको ग्रोथ की एग्जाम्पल बड़ी क्लियर देता हूँ कि हम जैसे इंडस्ट्री नंबर्स देती है कि 2.5 से 3 लाख फ्रीलांसर्स हैं। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के कुछ लोग हैं वो 1 मिलियन की बात करते हैं, लेकिन एज पर स्टेट बैंक 350-400 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट फ्रीलांसर्स लेके आ रहे हैं। सही अगर आप उन नंबर्स को और रिसोर्स के साथ मैच करें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। वो सारे पैसे बाहर रखे हुए हैं उन लोगों के, सही और वो क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही। आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ, आईटी इंडस्ट्री फ्लरिश, ज़ाहिर है दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग जा रहे हैं, जी बट पाकिस्तान उसको जितना फैसिलिटेट करेगा, जितना उनको आसानियाँ पैदा करेगा, क्योंकि देखिए डिजिटल बैंकिंग डिजिटल का दौर है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। ज़ोहेब साहब, ठीक है आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन ऐसे कौन सी फैसिलिटीज़ की नीड है जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो आईटी मज़ीद बेहतरी की जानिब जा सकती है? 5 चीज़ें। 100% फॉरेन करेंसी अकाउंट में लोगों को डॉलर रखने दिया जाए, ठीक और उन्हीं पैसों की जो वो कमाए हुए हैं उसी की मूवमेंट हम 100% डिमांड करते हैं बाहर ले जाना, लेकिन अगर 50 to 60% भी अलाउ कर दिया जाए, मोर देन एनफ थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। सही क्योंकि स्टेट बैंक के ज़रिए मीडियम साइज स्मॉल साइज कंपनीज को बाहर पैसे ले जाने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं, जो इतनी डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल का जो प्रॉब्लम होता है, और लोग वेट नहीं करते। ठीक है तीसरा स्किल सेट, कि जो अभी बजट एलोकेट हुआ है वो राइट जगह पे कंज्यूम हो, इन टर्म्स ऑफ वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जिसकी नौकरियां दुनिया भर में इस वक्त फौरी तौर पे लगे। चौथी चीज़ आ जाती है आपकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की। ठीक पिछले 7 महीने में हम डिफरेंट कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे हमने अभी लंदन टेक वीक से वापस आए, जेटेक्स अफ्रीका गए, जेटेक्स दुबई जाएंगे, 2-3 हम लोग डेलीगेशन आईटी मिनिस्टर की सरबराही में लेके गए। इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आया है। ठीक तो ज़ाहिर है अब हमें स्केल करने की ज़रूरत है, दुनिया भर की ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान स्पॉन्सर बने, उनकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पाकिस्तान उसका हिस्सा बने, क्योंकि देखें ये सॉफ्ट इमेज भी एक बिल्ड करता है। आप देखें इस वक्त टॉप 3-4 कंट्रीज़ में फ्रीलांसिंग पाकिस्तान फ्लैग करता है, ठीक विच मीन्स कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों का आईटी टैलेंट में नाम तो है, बिल्कुल किसी चीज़ में हमारा टैलेंट कम तो नहीं है, चाहे वो एपिक गेम्स का बैक ऑफिस हो या हुआवी का बैक ऑफिस हो या एसएनपी ग्लोबल का बैक ऑफिस हो। बड़ी बड़ी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज के यहाँ पे बैक ऑफिसेस हैं, लेकिन अगर उनको आसान तरीके से काम करने दिया जाएगा, एफबीआर उनको नाजायज़ नोटिस जारी नहीं करेगी, जी तो ज़ाहिर है दुनिया भर के लिए इस वक्त ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आप देखें पाकिस्तान टाइम जोन के हवाले से यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट कर सकता है, यूएस में भी कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा जो इस वक्त मेन टारगेट कंट्री है फॉर आईटी एक्सपोर्ट, दैट इज़ सऊदी अरबिया। ठीक सऊदी अरबिया का जो विजन 2030 है, उसमें पाकिस्तान अगर अगले 1-2 साल में अच्छी अपनी तैयारी कर ले तो हम वहाँ पे बहुत सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। मगर ज़ोहेब साहब, चले मान लिया कि हुकूमत ने इस बजट में आईटी को एसएमई का दर्जा दे दिया, ये एक अच्छी खुशाइन बात है। आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो सेकंड नंबर पर आने लगी है। पहले भी जैसे आपको मालूम है कि टेक्सटाइल है, अब आईटी आ गई या राइस थर्ड नंबर पे चली गई। लेकिन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं आई इस बजट में? अगर आ जाती, इस वक्त ज़रूरत भी है ताकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ती, आईटी सेक्टर बेहतर होता, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें आपने एसटीजीए का जिक्र किया, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ, वो पाशा का ही एक आइडिया था, हुकूमत के साथ वो इनिशिएट हुआ। जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो बना तो ज़ाहिर है पाशा फिर उसमें इंगेज नहीं हुई थी। अब ये है कि नई लीडरशिप आई है और एसटीजीए में पाशा इंगेज हो रही है। बट पॉइंट ये है कि जितनी चीज़ें हम हुकूमत से मांग रहे हैं, जो मैंने आपको 4 to 5 चीज़ें बताई, एसटीजीए के अंदर वो ऑलरेडी अलाउड है। अब मसला ये है कि हमें फोकस करना चाहिए इस वक्त लो हैंगिंग फ्रूट में। एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। ठीक इस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि जो इंसेंटिव्स एसटीजीए के पास हैं वो हमारी इंडस्ट्री आईटी कंपनीज के लिए आए, भले उसके अंदर से वो चीज़ें हटा दें जिसमें रिस्क है, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ है, उनको खदशा है कि बहुत सारी डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज, आईटी कंपनीज बना करके वो इंसेंटिव्स ले लेंगी, वो चीज़ें जी ना दें। ठीक बट जो हम चीज़ें मांग रहे हैं 100% डॉलर अकाउंट रखना, वो अप्रूव पड़ा हुआ अच्छा है ज़ोहेब स्टेट बैंक के साहब, पास। अगर आईटी एक्सपोर्ट पे हम 0% टैक्स करते हैं तो आप क्या समझते हैं हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? देखें
ये एक पैकेज है, सिर्फ एक चीज़ से इम्पैक्ट नहीं होगा। ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स पे एग्जम्पशन दें, 100% डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट रखने दें, इसको बासानी बाहर लोगों को एटलीस्ट 50-60% ले जाने दें, स्किल पे काम करें, ब्रांडिंग पे काम करें। हम 2-3 साल के अंदर बासानी $multi-billion पे हम अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट को लेके जा सकते हैं। हुकूमत को तजावीज़ दी हैं आपने, हुकूमत इन तजावीज़ पर अमल क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? जब इतनी चार्मफुल आपने पॉइंट्स रखे हैं, स्ट्रेटेजी। इतनी ज़्यादा आपने जो है वो सामने पॉइंट्स रख दिए कि भाई हम ये कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं, इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर हुकूमत आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो क्या वजह है? देखिए, हमें तो ये लगता है, हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं पीएम ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर आईटी की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है टू मैनेज इट, टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री। लेकिन जब बात आ जाती है ना स्टेट बैंक में ना या एफबीआर में, वहाँ पे आके मामला जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता है। ये ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा मतलब मिनिस्ट्री चाह रही है कि आप लोग तरक्की करें, बिल्कुल। आईटी सेक्टर तरक्की करे, लेकिन बिल्कुल। स्टेट बैंक और एफबीआर आपके लिए हर्डल्स पैदा कर रहा है। बिल्कुल हर्डल्स पैदा करता है। और वहाँ पे देखें ना, मैं आपको एग्जांपल दे दी, एसटीजीए का एक फॉरेन करेंसी 100% डॉलर अकाउंट का कानून बना हुआ है, वो अप्रूव पड़ा हुआ है, वो चीज़ हमारे इंडस्ट्री के लिए दे दीजिए। कोई नई चीज़ तो नहीं बनानी, 35% जैसे कानून में उसको 100% कर दें। जी। स्टेट बैंक का आप सर्कुलर पढ़ें जनवरी 2023 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जी हम डेबिट, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड बैंक्स को फौरी कहा है कि वो बनाएं, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आउटपुट रेमिटेंस बनाएं। इस वक्त मेजॉरिटी बैंकों के ठीक पास है। प्रोडक्ट तैयार नहीं है। जी ठीक है। आज़म मुग़ल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह ज़ुहैब साहब ने कहा कि पाकिस्तान में ह्यूमन स्किल्स है, रिसोर्सेज है, आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर सकती है। गवर्नमेंट से 12 मीटिंग्स हुई, इसके बावजूद आईटी को फ़रोग़ जो है, आईटी के फ़रोग़ के लिए ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो हमारी गवर्नमेंट को करने चाहिए लेकिन नहीं कर रही? आप क्या समझते हैं आईटी के लिए क्या बेहतर है इस वक्त? मैं सवाल का जवाब देने से पहले ना एक छोटी सी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जब जी। आप इंडस्ट्री को कंपेयर कर रही होती है ना, तो जैसे अभी ये जिक्र हुआ कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर है और पहले नंबर पर पाकिस्तान में टेक्सटाइल है। जी। बट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं ना, तो उस सूरत में आप देखेंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जितना भी रेवेन्यू क्रिएट करती है उसके अंदर उसका 60-70% जो है वो उसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में कंज्यूम करना होता है। तो सही। उनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो 25-30% से ज्यादा नहीं है। जबकि आईटी इंडस्ट्री में जो है वो आपके पास 95% प्रॉफिट होता है आपके पास ना। मगर टेक्सटाइल तो सेक्टर जब वैल्यू ये एडेड भी तो है ना? जी जी, तो सर टेक्सटाइल सेक्टर वैल्यू एडेड है, लेकिन जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना कि डॉलर कौन ज्यादा ला रहा है या फॉरेन एक्सचेंज कौन कमा के ला रहा है और उसकी जो कंज्यूम जो है वो रॉ मटेरियल में कंजम्पशन किसकी ज्यादा है, उस हवाले से जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम समझते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो इट शुड बी ऑन नंबर 1 एंड इट इज मोर वायबल कि मगर आप जी। मुगल उसको साहब, सपोर्ट हमारी करें। हम एक्सपोर्ट जो है ऑब्वियसली आईटी की, वो $2.5 अरब से जी ज़्यादा नहीं हो रही है। 3-4 साल गुजर गए, हम लोग $3 अरब तक भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ऐलान तो ये है कि भाई हम $5 अरब का टारगेट अचीव कर लेंगे। कैसे करेंगे? एनर्जी क्राइसिस आपके मुल्क में है, सेलुलर कंपनीज अपना ऑपरेशन एकदम से बंद कर देती हैं। एक साल में कितनी दफ़ा सेलुलर ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, फिर डॉलर आपका ऊपर नीचे जाता है। तो हम ये टारगेट अचीव कैसे करेंगे जब स्किल्स तो बहुत हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं कर सकते, पॉलिसीज नहीं है। तो $2.5 अरब तो पता नहीं कितने सालों से, 2-3-4 साल से हम सुन रहे हैं, $3 अरब नहीं हो रही है। इंडिया $15 अरब को क्रॉस कर चुका है। अ, जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, आप आपके इस सारे सवाल के पीछे जो है ना वो ज़ुहैब खान ने बड़ा क्लियरली आपको जो है वो पूरा लेवल ग्राउंड के जो है ना सारे फैक्टर्स बताए हैं। ठीक। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है ना। अभी ज़ुहैब साहब ने जिक्र किया आपके साथ कि ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री की जो रिपोर्टेड इनकम है, जो स्टेट बैंक के थ्रू रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, वो ग्रो नहीं कर रही है। हम आज भी इस स्टैंड पे खड़े हैं कि हमारी इंडस्ट्री जरूर ग्रो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट द प्रॉब्लम है कि जब स्टेट बैंक और गवर्नमेंट के वो इदारे हमें फैसिलिटेट नहीं करते, तो हमारे जो लोग हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं लेके आते। फिर क्यों? ठीक। इसलिए नहीं लाते कि जब उनको कोई रीपेमेंट करनी होती है या उनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टनर हैं, उनके जो शेयर्स हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो उनको रीपे करना होता है, तो वो पाकिस्तान से निकालना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो ठीक। अभी इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये बनना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ उतना ही पैसा लाते हैं
जितना उनको मंथली कंजम्पशन के लिए जरूरत होती है, बाकी पैसा उतार नहीं रहे। अच्छा और मुकुल साहब, उसके पीछे सबसे बड़ी ये वजह बताएं यही कि है साइबर कि जब एक क्राइम जो दफा है, पाकिस्तान में पैसा आ साइबर जाता क्राइम है। भी एक बड़ा मसला है आईटी सेक्टर के लिए ना, तो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आप क्या जी, समझते हैं हुकूमत को कौन कौन से मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए साइबर क्राइम के लिए जो है वो ज़ोएब खान साहब चेयरमैन की लीडरशिप के अंदर जो है वो एक बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई है, साइबर क्राइम कमेटी, जिसको मैं आई माई सेल्फ इज लीडिंग राइट नाउ। और थ्रू पाशा मैंडेट हम ये कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसके तीन तीन पिलर हैं जिनके ऊपर हम जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक नंबर वन इज ट्रेनिंग, नंबर टू इज रिसोर्सेज एंड देन एडवोकेसी। ठीक लेकिन साइबर सिक्योरिटी दो तरीके से जो है वो आपके माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो हम इसको एक क्वालिटी फैक्टर लेते हैं कि आपके यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स को जो है वो एक अच्छा टफ टाइम दे जी सके। ठीक तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे पाशा मेंबर्स हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके लिए हमने कुछ वर्कशॉप्स और कुछ सेमिनार अरेंज किए हैं जिसके अंदर सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो उनके लोगों को, उनकी जो स्टाफ है उनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक दूसरी है। चीज ये है कि जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी जो है वो पाशा जो है वो अपनी कैपेसिटी में गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान, इंडिविजुअल लेवल पे खास तौर पे भी जो लॉ जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ठीक है, उनके इंडिविजुअल लिए जो लेवल है वो पे हम भी आईटी सिर्फ से मुंसलिक लोगों को और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तमाम रिसोर्सेज जो है उनको प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में आईटी जो है एक बेहतरीन रोल प्ले कर सके पाकिस्तान की मैशत के लिए। वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आईटी सेक्टर के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज़म साहब, आपके जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईटी एक पाकिस्तान का बड़ा ही अहम शोबा है, बड़ा ही अहम सेक्टर है। आईटी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम किस तरह मुमकिन है, क्योंकि आईटी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग ही जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह रोकी जा सकती है? देखिए आईटी आईटी के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के जो है ना डिफरेंट वर्टेक्स हो सकते हैं। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ के हवाले से देखते हैं तो पाशा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ठीक को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि वो साइबर जो फिशिंग होती है या साइबर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको जो है वो रोकने के लिए इकदाम करें और इस तरह के जो है लॉज लेके आए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको डिस्करेज किया जा सके और एक फियर क्रिएट किया जा सके कि जो लोग साइबर स्पेस को यूज करते हुए क्राइम करेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे जी उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो बहुत सख्त एक्शन लेगी। इसके अंदर जो है वो पाशा की जो साइबर सिक्योरिटी कमेटी है वो बेसिकली जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसके अंदर आपकी खास तौर पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके जी साथ हम बैठ के जो है वो डिस्कशन करते हैं और उनको जो है वो सारे मॉडस ऑपरेंडीज या जो भी तरीकाकार होते हैं जिस तरह से लोग साइबर स्पेस को यूज करते हैं क्राइम्स के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं ताकि वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को भी जो है वो मोल्ड कर सकें और ऐसे लॉज जो हैं वो ला सकें जो कि इस चीज़ को प्रिवेंट करें। अच्छा जोएब साहब, ये बताएं कि हमारे मुल्क में मोबाइल नेटवर्क अगर बंद हो जाता है एक दिन तो कितना नुकसान होता है हमारी आईटी एक्सपोर्ट को? देखें अभी रिसेंटली की एग्जांपल है, हमें 5 से 6 मिलियन डॉलर का पर डे एक नुकसान होता है, लेकिन उस नुकसान से सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है ब्रांड इमेज का, एक इंटरनेशनल कस्टमर के ट्रस्ट का, जो हमें उस दौरान काफ़ी न्यूज़ मिली, लोगों से, कंपनी से अपडेट्स आई कि कुछ लोगों की मीटिंग्स कैंसिल हुई। उसके लिए आई वॉज़ लाइक इन मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स, उसमें हमने 2-3 चीज़ें की थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट जिस इदारे ने इसको मैनेज करना है उनको तरीके से इसको रोकना चाहिए था, ठीक जिस पे मैंने सलूशन भी दिया कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर में मौजूद जो कि यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ओनली मैसेजिंग भी व्हाट्सएप अलाउ होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ कंटेंट, वीडियो, ऑडियो शेयर होती रहे। तो उस दौरान अगर ऐसी चीज़ें होती तो पूरा इंटरनेट इनको रोकने की फैसिलिटेट करना चाहिए था और आइंदा भी
कोई ऐसी चीज़ के लिए फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है जो हम इंटरनेशनली इन्वेस्टर कस्टमर के पास जब उनको ये चीज़ पता चलती है, क्योंकि ये एक आईटी एक्सपोर्ट की, आईटी कंपनीज़ की एक तरीके से ही उनकी एक लाइफ लाइन है। अगर आप ठीक। उसको रोक देंगे तो हम वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर अच्छा, पाएंगे। आप समझते हैं कि हम लोग $5 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेंगे आईटी एक्सपोर्ट का? सर क्यों नहीं। फॉर एग्जांपल 3 साल पहले $800 मिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट थी, उसके बाद 1.2 बिलियन हुई, फिर 1.6 हुई, फिर 2.6 हुई। अगर आप सिर्फ ये ग्रोथ ही देखें तो हम तो इस साल 3.5 की तरफ जा रहे थे, उससे अगले साल 5-5.5 बिलियन की तरफ जा रहे थे। तो कंटिन्यूटी, अब फॉर एग्जांपल लास्ट गवर्नमेंट ने उनका पैकेज अनाउंस हो गया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो। अगर इस किस्म की पॉलिसी की कंटिन्यूटी और एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। और जो हम चीज़ें मांग रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जो चीज़ें आप मांग रहे हैं अगर वो आपको पहले मिल जाती हैं, आपको पहले फैसिलिटेट कर दिया जाता, तो आज पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट कहाँ खड़ी होती? आराम से इस वक्त हम $4 से $5 बिलियन पे अगले साल क्लोज कर रहे होते हैं। और आप सिर्फ यही देख लेना, जो ग्रोथ चल रही है मोर देन 40-45%। इस साल हम 3.5 बिलियन क्रॉस कर रहे होते हैं, जो कि $2.6 बिलियन भी नहीं हो पाएगी इस एक साल। आईटी पार्क रखने की बात की थी आईटी मिनिस्टर ने, उस आईटी पार्क की बुनियाद तो रख दी, उस पर क्या काम हुआ है अभी तक? देखें आईटी पार्क जो ये एक बड़ा बड़ा बहुत ही अहम जगह थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी एयरपोर्ट के सामने, वो इस मिनिस्ट्री ने बड़ी तरीके से इट वाज वेरी हार्ड टू रिजॉल्व दिस इशू। वो जगह सही। निकली, उस पे फॉरेन बैंक की इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ काम शुरू हो गया है। उसको हम भी पूरे तरीके से रिव्यू कर रहे हैं। आई थिंक 2 से 3 साल के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है जिस जी। स्पीड से काम हो रहा है, जी। इंशाल्लाह आईटी पार्क यहाँ आप कराची में देख रहे होंगे। 2 से 3 साल में आईटी पार्क कराची में देख रहे होंगे हम। आज़म साहब, शॉर्टली आपसे आपके रिमार्क्स जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, आप क्या तजावीज़ देंगे, हुकूमत को ऐसा क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आईटी सेक्टर को जो है फ़ायदा हो, इम्प्रूव हो? देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा जो कंसेंसस है वो इस बात पे है कि ब्रांड पाकिस्तान की जो इमेज है ना, वो किसी तरह भी जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। जी। क्योंकि लोग बेसिकली आपके नाम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जब आपकी कंट्री में मोबाइल नेटवर्क बंद होने शुरू हो जाएं, जब आपकी कंट्री में जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ना मौजूद हो, जब आपकी कंट्री में जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट फंस जाए, तो आप खुद सोचें कि ऐसी कंट्री में या ऐसी लोकेशन के ऊपर कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा और काम करेगा। तो हमारी तो ठीक है। सबसे बड़ी डिमांड ही यही है कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होना ही चाहिए। वो तो हर जगह दुनिया में मौजूद है, जी। उसको तो आप बाय डिफॉल्ट ले लें, लेकिन आपकी जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वो चेंज ना हो। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आज़म मुग़ल साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा मोहम्मद ज़ोएब खान साहब बादशाह के चेयरमैन हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमज़ा गिलानी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आईटी शोबे के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी हर्डल्स हैं जिनको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आईटी सेक्टर जो है पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सके और पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस से निकाल सके। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।